तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बेटा अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसमें टूल्स क्या क्या यूज होते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या क्या यूज होती हैं। और इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि उन टूल्स और टेक्निक्स को यूज करके हम किन किन स्टेप्स में पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में स्टेप्स क्या क्या हैं। इन स्टेप्स का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इस सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और नीट एग्जाम में भी। ओके, तो सबसे पहले तो हम हमारा जेनेटिक मटीरियल आइसोलेट करेंगे, यानी कि जिस भी सेल से आपको जीन चाहिए उसका जेनेटिक मटीरियल आप आइसोलेट करोगे, फिर उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से स्पेसिफिक साइट पे कट करवाओगे, फिर उसको अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से सेपरेट करोगे और उससे अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट आइसोलेट कर दोगे इल्यूशन की हेल्प से। देन उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की आप बहुत सारी कॉपीज बनवाओगे पीसीआर की हेल्प से, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट का एम्प्लीफिकेशन करोगे। फिर इस कॉपीड जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप वेक्टर डीएनए से लाइगेट करोगे, तो उससे आपके पास आरडीएनए आ जाएगा जिसको आप होस्ट में डालोगे, ट्रांसफर करोगे, इंसर्ट करोगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करवाओगे, जिससे कि हमने पढ़ा था हमारे पास 3 कंडीशंस अराइज होती है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंस, रिकॉम्बिनेंस और नॉन रिकॉम्बिनेंस। उसमें से हम रिकॉम्बिनेंस को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इनको बायोरिएक्टर की हेल्प से जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करवाएंगे और उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। ओके, तो स्टेप्स क्या क्या हो गए। फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल दैट इज डीएनए। सेकेंड, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। थर्ड, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट विद अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर। फिफ्थ, लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद वेक्टर डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। सिक्स्थ, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए टू होस्ट, इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। सेवेंथ, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। 8, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड 9, downstream processing. So, processes of recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence. ये sequence हमें पता होना चाहिए, such as isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonucleases, isolation of a desired DNA fragment, ligation of the DNA fragment into a vector, transferring the recombinant DNA into the host, culturing the host cells in a medium at large scale, and extraction of the desired product. Let us examine each of these steps in some details. Okay. So first step is बेटा isolation of the genetic material that is DNA. अब हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो सेल के अंदर न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है। तो अगर हमें ये जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करना है तो हमें उस सेल की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना होगा, और इस मैक्रोमोलिक्यूल के अलावा जो मैक्रोमोलिक्यूल सेल में प्रेजेंट है उन्हें भी डिलीट करना होगा, ताकि हमें प्योर डीएनए, हमारा प्योर रिक्वायर्ड जेनेटिक मटेरियल मिल सके। तो उसके लिए हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो उसके लिए हम एंजाइम यूज करते हैं लाइसोजाइम। प्लांट सेल की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, तो उसके लिए हम एंजाइम यूज करते हैं सेल्यूलेज। फंगस सेल की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो उसके लिए हम एंजाइम यूज करते हैं काइटिनेज। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हम राइबोन्यूक्लियेज यूज करते हैं और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम यूज करते हैं, और जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी रिमूव करने के लिए हम एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं। तो इससे हमारे पास प्यूरिफाइड डीएनए आता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं बाय यूजिंग चिल्ड इथेनॉल, और फिर स्पूलिंग की फॉर्म में, स्पूलिंग से हम डीएनए को फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से अपीयर होता है। Okay, so isolation of the genetic material that is DNA. Recall that nucleic acid is the genetic material of all organisms without exception. ये तो आपको पता होना चाहिए, हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, किसी में आरएनए, किसी में डीएनए। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद
restriction enzymes, it needs to be in pure form, free from other macromolecules. Since the DNA is enclosed within the membranes, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids. This can be achieved by treating bacterial cells or plant cells or animal tissues with enzymes such as lysozyme for bacteria, cellulase for plant cells, chitinase for fungus. You know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histones. ये भी हमने genetics में पढ़ा था. The RNA can be removed by treatment with ribonuclease, whereas proteins can be removed by treatment with protease. Other molecules can be removed by appropriate treatments, and purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. याद रहना चाहिए आपको कि chilled ethanol की हेल्प से हम DNA को precipitate out करते हैं. This can be seen as collection of fine threads in the suspension, figure 9.5. और इसी फिगर में लिखा है DNA that separates out can be removed by spooling. तो स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग की हेल्प से हम DNA को फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में रिमूव कर लेते हैं. ठीक है. अब ये जो हमारे पास डीएनए आ गया, इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करवाएंगे. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और प्यूरिफाइड डीएनए को हम इंक्यूबेट करते हैं एट ऑप्टिमल कंडीशन, ताकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक साइट, जिनको हम रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, उन पे जाके अटैच करके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में प्रॉपर एक जगह पे कट लगा सके. ये सब कुछ कैसे होता है हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, समझा है, तो उस वीडियो से जाके आप रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है. देन जब हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे तो हम इसको अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से सेपरेट कराते हैं. इस पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो पढ़ी है कि अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रिंसिपल पे कैसे कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या होता है. ठीक है. अब जब हमारे पास हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस आ जाएगा तो हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे ताकि हम उसको इजीली यूज कर सके अपने एक्सपेरिमेंट में. ये सब कुछ हम करते हैं पीसीआर की हेल्प से. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस पे भी हमने सेपरेट वीडियो बना के इसको अच्छे से पढ़ लिया है. देन जब हमारे पास मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं तो हम इसको वेक्टर डीएनए से लाइगेट करते हैं. जिस वेक्टर डीएनए को हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाया था, ताकि दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट्री, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास भी और वेक्टर के पास भी कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड्स स्टिकी एंड्स जनरेट हो सके. तो अब हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को और वेक्टर डीएनए को डीएनए लाइगेज एंजाइम के साथ ट्रीट करवा देते हैं और हमारा बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज आरडीएनए. सो एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं पहले इतना. कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion. DNA is a negatively charged molecule, hence it moves towards the positive electrode, that is anode. Figure 9.3 जो कि हमने agarose gel electrophoresis वाली वीडियो में पढ़ा था. The process is repeated with the vector DNA also. The joining of DNA involves several processes after having cut the source DNA as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme. The cut out gene of interest from the source DNA and the cut vector with space are mixed and ligase is added. तो DNA ligase enzyme इन दोनों को जोड़ देगी. This results in the preparation of recombinant DNA. Okay. Then यहाँ पे हमें एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है पीसीआर को यूज करके. ये सब कुछ हम पीसीआर वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप बेटा वहां से जाके सुन सकते हैं. तो मैं इससे आगे चल रही हूँ. देन हमने जब आरडीएनए बना दिया तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इस आरडीएनए को हम होस्ट में इंसर्ट करवाएंगे. इसके लिए भी हम अलग अलग मेथड्स देख चुके हैं कि हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइवेलेंट आयंस, दैट इज कैल्शियम आयंस. फिर हम इसको आइस पे ले जाते हैं, फिर हीट शॉक, फिर आइस. तो इस तरह से जो बैक्टीरियल सेल होता है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और आरडीएनए आसानी से पोर्स की हेल्प से अंदर एंटर कर जाता है. प्लांट्स के लिए हम जीन गन और बायोलिस्टिक्स यूज करते हैं और एनिमल सेल के लिए हम माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं, या फिर हम डिसआर्म पैथोजेंस भी यूज कर सकते हैं प्लांट और एनिमल सेल के लिए. ठीक है बेटा, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. इसको भी आप उन वीडियोज से जाकर रिवाइज कर लेंगे. ओके. देन जब हमने आरडीएनए होस्ट में इंसर्ट कर दिया तो हमारे पास 3 टाइप के सेल्स आ जाते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स, जिसमें से हमें रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट करना होता है. तो ये हम सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से सिलेक्ट करते हैं. इस पे भी हमने पूरी अलग से वीडियो बनाई है सिलेक्शन पे, उसको जाकर सुन लेंगे, रिवाइज कर लेंगे. ठीक है. ओके.
So there are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells. Recipient cells, after making them competent to receive, take up DNA present in its surrounding. So if a recombinant DNA bearing gene of resistance to an antibiotic, example ampicillin, is transferred into E. coli cells, the host cells become transformed into ampicillin resistant cells. If we spread the transformed cells on agar plates containing ampicillin, only transformants will grow. Untransformed recipient cells will die. Since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistance gene in this case is called selectable marker. यहाँ पे आपको सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, जिसको हम डिटेल में ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं. समझ गए बेटा? ओके, देन नेक्स्ट, अब हमारा होस्ट, हमें रिकॉम्बिनेंट सेल्स मिल गए हैं, तो उनको हम लार्ज स्केल पे एक्सप्रेस करवाएंगे ताकि हमें हमारा डिजायर्ड प्रोटीन मिल सके. तो हमने एलियन डीएनए डाला क्लोनिंग वेक्टर में, उसको हमने डाला होस्ट सेल में. आरडीएनए हमारा मल्टीप्लाई करेगा, एक्सप्रेस करेगा और डिजायरेबल प्रोटीन बनाएगा. इस प्रोटीन को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि ये हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस हो रहा है. हेट्रोलोगस होस्ट क्या होता है बेटा? कि हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया वो किसी और सेल से लिया, अब इसको एक्सप्रेस हम किसी और होस्ट में करवा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोलोगस होस्ट. और इसमें जो प्रोटीन एक्सप्रेस होगा इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. ठीक है, ये सब कुछ हम स्मॉल स्केल में करवाते हैं लेबोरेटरी में, जिसमें हम कल्चर्स में डिजायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्यूरिफाई कर देते हैं यूजिंग सेपरेशन टेक्निक्स. पर अगर हमें इसे लार्ज स्केल पे करना हो तो हम कंटिन्यूअस कल्चर्स और बायोरिएक्टर्स को यूज करते हैं. कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है कि इसमें जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं हम उसको पीरियोडिकली टाइम टू टाइम ड्रेन आउट करते हैं, यानी एक तरफ से हम फ्रेश मीडियम डालते हैं और एक तरफ से हमारा जो प्रोडक्ट बन गया है उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो और जो हमारा कल्चर है वो लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज में रहे. सो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम यूज मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड while fresh medium is added from the other to maintain the cells in their physiologically most active, that is log or exponential phase. इससे हमें लार्ज बायोमास मिलता है और हायर ईल्ड मिलती है. ठीक है, इसको हम बायोरिएक्टर्स की हेल्प से कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिफरेंट वीडियो में पढ़ चुके हैं. ओके बेटा, सो इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं. व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू अ बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल, द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड. In almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a desirable protein. Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene gets expressed under appropriate conditions. The expression of foreign genes in host cells involves understanding many technical details. After having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on a large scale. Can you think of any reason why there is a need for large scale production? ताकि हमें हमारा desired product ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सकें. If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called a recombinant protein. एक बार क्वेश्चन आ गया था कि डिफाइन कीजिए recombinant protein क्या होता है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए. The cells harboring cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation techniques. The cells can also be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side. एक साइड से आप used medium extract कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, while fresh medium is added from the other to maintain the cells in their physiologically most active log or exponential phase. और दूसरी साइड से आप फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे ताकि एक्टिविटी होती रहे और मैक्सिमम एक्टिविटी हो और हमारा जो कल्चर है वो लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज में रहे. दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन. ठीक है, उसके बाद आपको बायोरिएक्टर्स के बारे में दिया हुआ है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है बेटा, देन लास्ट स्टेप इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें हम कंप्लीट बायोसिंथेटिक स्टेज के बाद, यानी जब प्रोडक्ट पूरा प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसमें प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए उसको भेजते हैं जैसे ड्रग्स को, उसकी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है और फिर ही उसको हम मार्केट में सप्लाई करते हैं. और ये सब कुछ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ठीक है बेटा, सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. The processing includes separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing.
तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स. सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स as in case of drugs. Strict quality control testing for each product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. Okay बेटा, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर था, इजी भी था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी. तो आई होप आपने मेरे साथ ढंग से पढ़ा होगा, प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ी होगी, अपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, सारे डायग्राम्स बनाए होंगे, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की समरी. आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.